साल 1830 की बात है। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के कई देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। उसी दौरान एक बड़ा ब्रिटिश जहाज न्यूजीलैंड की ओर रवाना हुआ। उसमें व्यापारी, मिशनरी और कई यात्री सवार थे। उन्हीं यात्रियों में एक व्यक्ति था, थॉमस मुनरो। दुनिया उसे एक शांत स्वभाव का मिशनरी मानती थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वो कभी ब्रिटिश सेना में बहादुर अफसर रह चुका था। उसने युद्ध में अनगिनत मौतें देखी थी। उन यादों ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था। सेना छोड़ने के बाद वो ईश्वर की सेवा और इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद दूसरों की मदद करके वो अपने अतीत का बोझ हल्का कर सके। इनकी समुद्री यात्रा को कई दिन बीत चुके थे। एक रात समुद्र का मौसम अचानक बदल गया। काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर में जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। विशाल लहरें जहाज को खिलौने की तरह उछाल रही थी। यात्री रोने लगे, बच्चे अपनी माओ से लिपट गए और नाविक पूरी ताकत से जहाज संभालने में जुट गए। तभी जहाज का निचला हिस्सा टूट गया और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का कप्तान चिल्लाया, अगर हालात नहीं सुधरे तो हमें जहाज छोड़ना पड़ेगा। हर कोई अपनी जान बचाने में लग गया, लेकिन मुनरो सबसे पहले जहाज के उस हिस्से में पहुंचा जहां उसका घोड़ा बंधा था। वो घोड़ा उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, युद्ध के मैदान में वही उसका सबसे भरोसेमंद साथी था। उसने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे शांत करने की कोशिश की। इस बीच एक विशाल लहर जहाज से टकराई। जहाज बुरी तरह से हिल गया और एक यात्री समुद्र में जा गिरा और लहरों की चपेट में आकर उसकी मृत्यु हो गई। अगली सुबह तूफान शांत हुआ, लेकिन जहाज अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसमें बहुत सारे डैमेजेस थे। राशन और मीठे पानी का बड़ा हिस्सा बह चुका था। जो लोग तूफान में मारे गए उन्हें समंदर में बहा दिया गया और अब जहाज की मरम्मत ही एकमात्र रास्ता है। दूर किनारे पर घना जंगल इन्हें दिखाई देता है। जहाज के कप्तान ने कुछ लोगों की टोली बनाई जो लकड़ियां और पानी लेने के लिए किनारे जाएंगे। मुनरो ने भी उनके साथ चलने का फैसला किया। उसने अपने घोड़े को भी छोटी नाव में बैठा लिया। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। किनारे पर उतरते उन्हें चारों ओर घना जंगल और अजीब सन्नाटा मिला। शुरुआत में सब सामान्य लगा, मगर थोड़ी देर बाद जंगल के भीतर से चीखें और हथियारों की आवाज आने लगी। मुनरो सावधानी से आगे बढ़ा। झाड़ियों के पीछे जो दृश्य उसने देखा वो बहुत भयानक था। दो माओरी कबीलों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। योद्धा लकड़ी और पत्थर के हथियारों से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उसी युद्ध के बीच एक लड़की घिरी हुई थी। उसका नाम रंगी माई था। उसके भाई की लाश उसके पास पड़ी थी और दुश्मन सरदार, जिसका नाम आका तारेवा है, अपनी विशाल पत्थर की कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर बढ़ रहा है। ये देखकर मुनरो खुद को रोक नहीं पाया। वो युद्ध के बीच पहुंच गया और ऊंची आवाज में बोला, रुको। सभी योद्धा उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने पहली बार किसी गोरे आदमी को इस तरह से अपने सामने देखा था। जहाज का एक नाविक, जिसे उनकी भाषा थोड़ी बहुत आती थी, दोनों के बीच अनुवाद करने लगा। आका तारेवा ने गुस्से में कहा, ये हमारे कबीले का मामला है, बीच में मत पड़ो। मुनरो ने बिना डरे अपने घोड़े की लगाम उसकी ओर बढ़ा दी। इस लड़की को छोड़ दो, बदले में मेरा घोड़ा ले लो। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। आका तारेवा ने घोड़े को गौर से देखा। उस समय घोड़े माओरी लोगों के लिए बहुत ही दुर्लभ और कीमती थे। लालच उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा कि आज इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर ये फिर मेरी जमीन पर मिली तो इसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर वो अपने योद्धाओं को लेकर वहां से चला गया। मुनरो तुरंत रिंगा माई के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि एक अजनबी ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज क्यों छोड़ दी। यहीं से दोनों के बीच विश्वास की शुरुआत हुई। कुछ दिनों के बाद जहाज की मरम्मत पूरी हुई और सभी लोग न्यूजीलैंड की ब्रिटिश बस्ती एपवर्थ पहुंच गए। ये बस्ती माओरी लोगों की जमीन पर बसाई गई थी। समझौते के अनुसार अंग्रेज वहां रह सकते थे, लेकिन हर साल माओरी कबीले को किराया देना पड़ता था। मुनरो यहीं रहने लगा। उसने रंगी माई को अपने छोटे से घर में शरण दी और उसे पढ़ना लिखना सिखाया। कुछ ही दिनों में खबर उसके पिता और माओरी सरदार माया नुई तक पहुंच गई कि उनकी बेटी जीवित है। माया नुई तुरंत एपवर्थ पहुंचा। बेटी को सुरक्षित देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने मुनरो का हाथ पकड़कर कहा कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुनरो मुस्कुराया, मैंने सिर्फ वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए।
मायानुई उसकी इंसानियत से प्रभावित हुआ। उसने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा पाहिरा को रंगी माई की सुरक्षा के लिए वहीं छोड़ दिया। धीरे धीरे पाहिरा और मुनरो अच्छे मित्र बन गए, लेकिन बस्ती के ज्यादातर अंग्रेज माओरी लोगों से नफरत करते थे। वे उन्हें जंगली कहते थे, उनका मजाक उड़ाते और रंगी माई को अपमानित करते। एक दिन कुछ अंग्रेज व्यापारी मुनरो के घर आए। उन्होंने कहा कि तुम मिशनरी हो, इन जंगली लोगों के साथ इतना अपनापन ठीक नहीं। मुनरो ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर ईश्वर ने सभी इंसानों को बराबर बनाया है तो मैं भेदभाव कैसे कर सकता हूँ। व्यापारी नाराज होकर लौट गए। उस दिन से मुनरो उनके निशाने पर आ गया। कुछ हफ्ते बाद एक रात पहिरा पानी भरकर लौट रहा था। रास्ते में कुछ नशे में धुत अंग्रेज युवकों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे गालियां दी, रास्ता रोका और फिर चाकुओं और डंडों से उस पर हमला कर दिया। पाहिरा ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अकेला होने के कारण वो बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर गिर पड़ा। सुबह उसकी लाश बस्ती के बाहर मिली। रंगी माई फूट फूट कर रोने लगी। मुनरो ने शव को देखा और तुरंत समझ गया कि ये किसी जानवर का हमला नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। लेकिन बस्ती के अधिकारियों को इंसाफ से ज्यादा अपनी सुरक्षा की चिंता थी। उन्होंने फैसला किया कि मायानुई को झूठ बोल दिया जाए कि पाहिरा को दुश्मन कबीले ने मारा है। जब मायानुई एपवर्थ पहुंचा तो उसने सीधा मुनरो की आंखों में देखकर पूछा, मुझे सच बताओ, मेरे आदमी को किसने मारा? पूरा मैदान शांत हो गया। मुनरो जानता था कि उसका एक जवाब युद्ध भी करवा सकता है और शांति भी करवा सकता है। मुनरो ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पाहिरा की मौत दुश्मन कबीले के हाथों नहीं हुई, उसकी मौत इस बस्ती में फैली नफरत की वजह से हुई है। इतना सुनते ही मायानुई के योद्धाओं ने अपने हथियार उठा लिए। हालात बिगड़ने वाले थे। तभी मुनरो आगे बढ़ा और मायानुई का हाथ पकड़ लिया। अगर आज तुमने हमला किया तो ब्रिटेन की सेना यहाँ आ जाएगी, फिर हजारों लोग मारे जाएंगे। मायानुई चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। मुनरो ने कहा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उन्हें ऐसी सजा दो जो उन्हें हमेशा याद रहे। तुम उनसे किराया 3 गुना लो, उन्हें अपनी गलती की कीमत चुकाने दो। मायानुई कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपने योद्धाओं को पीछे हटने का इशारा किया। उसने लड़ाई नहीं की, लेकिन उसी दिन से अंग्रेजों पर पहले से 3 गुना ज्यादा किराया लगा दिया। ये फैसला उनके लिए किसी बड़ी हार से कम नहीं था। बस्ती के लोग मुनरो से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। उन्हें लगता था कि मुनरो अब उनके लोगों का नहीं बल्कि माओरी लोगों का साथ दे रहा है। लेकिन मुनरो को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसने एक और खून खराबा होने से रोक दिया है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। पाहिरा की मौत के बाद ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे थे। सरदार मायानुई को खबर मिली थी कि उसका दुश्मन आका तारेवा लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो दूसरे कबीलों से हाथ मिला रहा था, साथ ही यूरोप के व्यापारियों से बंदूकें खरीद रहा था। अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो वो बहुत बड़ा हमला कर सकता है। मुनरो ये बात अच्छी तरह समझता है, क्योंकि वो पहले ब्रिटिश सेना में रह चुका है। उसे पता था कि अब पुराने हथियारों से लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा। इसी वजह से उसने मायानुई से कहा, अगर अपने लोगों की रक्षा करनी है तो उन्हें लड़ाई के नए तरीके सीखने होंगे। इसके बाद उसने कबीले के जवानों को इकट्ठा करना शुरू किया। हर सुबह जंगल के खुले मैदान में अभ्यास होता। मुनरो उन्हें बंदूकें पकड़ना, जल्दी बारूद भरना, सही निशाना लगाना और लड़ाई के समय शांत रहना सिखाता। शुरुआत में कई लोग उससे डरते थे, लेकिन धीरे धीरे सबको उसकी बातों पर भरोसा होने लगा। कुछ ही महीनों में मायानुई के योद्धा पहले से भी ज्यादा खतरनाक और मजबूत हो गए। लेकिन एपवर्थ के अंग्रेजों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि एक मिशनरी का काम प्रार्थना सिखाना है, युद्ध नहीं। कुछ लोग तो मुनरो को गद्दार कहने लगे। मुनरो ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसे सिर्फ एक बात की चिंता थी, मायानुई के लोगों की सुरक्षा। एक रात मायानुई ने मुनरो को अपने सबसे पवित्र भवन में बुलाया। वहां कबीले के सभी बुजुर्ग और बड़े योद्धा थे। माहौल बिल्कुल शांत था। कुछ देर के बाद एक बुजुर्ग उठे और बोले, मुनरो, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई। तुमने पहिरा के लिए झूठ नहीं बोला। अब तुम हमारे लोगों को बचाने के लिए सिखा रहे हो, लेकिन हम आज तक ये नहीं जानते थे कि तुम सच में कौन हो। सभी की नजरें मुनरो पर टिक गई। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताऊंगा जो आज तक मैंने तुमसे छुपा कर रखा। पूरा भवन शांत हो गया। मुनरो की आवाज धीमी हो गई। उसने कहा कि मैं हमेशा से मिशनरी नहीं था। कई साल पहले मैं ब्रिटिश सेना में अफसर था।
सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। एक दिन हमें खबर मिली कि दुश्मन एक इमारत में छिपा हुआ है। हमें हमला करने का आदेश मिला। मैंने बिना सच्चाई जाने हमला कर दिया, पर जब धुआं हटा तब मुझे पता चला कि वहां सैनिक नहीं थे, वहां औरतें और छोटे बच्चे थे। मेरी एक गलती की वजह से सब मारे गए। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। कमरे में बैठे हर इंसान के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। मुनरो की आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उस दिन से मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। मैंने सेना छोड़ दी। मैं शांति ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। मुझे लगा था कि लोगों की सेवा करके शायद मेरे पाप कुछ कम हो जाए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मायनुई अपनी जगह से उठा और मुनरो के सामने आया। उसने अपना माथा मुनरो के माथे से लगाया। ये माओरी लोगों का सम्मान देने का तरीका था। फिर उसने कहा, जिस इंसान में अपनी गलती मानने की हिम्मत हो वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। उस दिन मुनरो को पहली बार लगा कि उसके दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। कुछ दिनों बाद मुनरो ने फैसला किया कि वो आखिरी बार आका तारेवा से बात करेगा। वो चाहता था कि दोनों कबीलों के बीच बिना लड़ाई समझौता हो जाए। उसी पुराने ब्रिटिश जहाज से वो आका तारेवा के इलाके की तरफ निकल पड़ा। रंगी माई भी उसके साथ आ गई। जब वे वहां पहुंचे तो मुनरो ने आका तारेवा से कहा, पहले ही बहुत खून बह चुका है। अगर दोनों कबीले मिलकर रहें तो सभी सुरक्षित रहेंगे, चारों तरफ शांति होगी। लेकिन आका तारेवा जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि शांति कमजोर लोग मानते हैं। मैं मायानुई का नाम दुनिया से मिटा दूंगा। उस समय उसकी नजर जहाज पर पड़ी। उसे पता चल गया कि जहाज में बड़ी संख्या में बंदूकें, बारूद और तोपें हैं। उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने तुरंत अपने योद्धाओं को इशारा किया। अचानक चारों तरफ से माओरी योद्धा निकल आए। उन्होंने जहाज पर हमला कर दिया। ब्रिटिश नाविक संभल नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में कई नाविक मारे गए। जहाज पर आका तारेवा ने कब्जा कर लिया था। मुनरो और रंगी माई किसी तरह पीछे के रास्ते भाग निकले। वो पूरी रात जंगल में दौड़ते रहे। सुबह होते होते वो मायनुई के गांव पहुंच गए। मुनरो की सांसें बहुत तेज थी। उसने मायनुई से कहा, आका तारेवा पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसके पास हमारा जहाज, बंदूकें, तोपें हैं और वो कल तक हमला करेगा। ये सुनते पूरे गांव में हलचल मच गई। ढोल बजने लगे। योद्धा अपने हथियार उठाने लगे। हर कोई आने वाले युद्ध की तैयारी करने में लग गया। मुनरो कुछ पल तक अपनी पुरानी बंदूक को देखता रहा। उसने कभी कसम खाई थी कि वो दोबारा हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन आज बात उसकी अपनी जान की नहीं थी, बल्कि उन मासूम लोगों की थी जिन्होंने उसे अपना परिवार बना लिया था। उसने धीरे से बंदूक उठाई। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। अगर शांति बचाने के लिए युद्ध लड़ना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल चुका था। एक तरफ सरदार आका तारेवा की विशाल सेना खड़ी थी। उसके पास ब्रिटिश जहाज की लूटी गई बंदूकें, बारूद और बड़ी तोपें थी। दूसरी तरफ सरदार मायनुई के योद्धा थे। उनकी संख्या कम थी, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे थे। मुनरो ने उन्हें अनुशासन, नई युद्ध रणनीति और बंदूकें चलाने की अच्छी ट्रेनिंग दी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अब आका तारेवा ने हाथ उठाया। कुछ ही पल बाद उनकी तोपों से आग निकलने लगी। तेज धमाकों से पूरा मैदान कांप उठा। मिट्टी और धुएं का बड़ा गुब्बार आसमान में फैल गया। मायनुई के कई योद्धा शुरुआत में मारे गए, लेकिन मुनरो घबराया नहीं। उसने तुरंत अपने योद्धाओं को आदेश दिया, सूखी घास और लकड़ियों में आग लगा दो। कुछ ही देर में पूरे मैदान में धुआं फैल गया, जिस वजह से आका तारेवा की सेना को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी तोपें बेकार हो गई। यही मौका देखकर मुनरो ने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया। दोनों तरफ से योद्धा धुएं के बीच आगे बढ़े। वो अचानक हमला करते, गोलियां चलाते और फिर दूसरी जगह पहुंच जाते। आका तारेवा की सेना समझ ही नहीं पा रही थी कि हमला कहां से हो रहा है। धीरे धीरे उसका पूरा मोर्चा टूटने लगा। जब आका तारेवा ने अपनी हार सामने देखी तो वो खुद हथियार लेकर मैदान में उतर आया। उसके हाथ में पत्थर का भारी हथियार था। वो सीधे मायनुई की तरफ दौड़ा। दोनों सरदारों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। कुछ देर तक कोई पीछे नहीं हटा। फिर आका तारेवा ने एक जोरदार वार किया। मायनुई जमीन पर गिर पड़ा। आका तारेवा ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे मारने वाला था कि तभी पीछे से रंगी माई दौड़ती हुई आई। उसने अपने भाले से आका तारेवा के हाथ पर वार किया, जिससे उसका हथियार नीचे छूट गया। बस यही मौका था। मायनुई तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसने पूरी ताकत से अपने हथियार से वार किया। आका तारेवा जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुक गई।
उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अपने सरदार को मरता देखकर उसकी पूरी सेना घुटनों पर बैठ गई। उन्होंने हथियार डाल दिए। युद्ध खत्म हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। घायल लोगों की आवाजें हवा में गूंज रही थी। मायनुई जीत चुका था। उसी समय कुछ योद्धा अकातारेवा के घायल बेटे को पकड़ कर ले आए। उन्होंने कहा कि सरदार इसे भी मार देते, नहीं तो ये बड़ा होकर बदला लेगा। मायनुई ने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन तभी मुनरो आगे आ गया। उसने कहा कि अगर आज इस लड़के को मार दिया गया तो नफरत कभी खत्म नहीं होगी। रंगी माई भी अपने पिता के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि अगर हम भी वही करेंगे जो अकातारेवा करता था तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा। मायनुई कुछ देर तक दोनों को देखता रहा, फिर उसने धीरे से अपना हथियार नीचे रख दिया। उसने उस लड़के की जान बख्श दी थी। यही फैसला आने वाले समय का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। कुछ महीनों बाद दोनों कबीले के बुजुर्ग बैठे। उन्होंने तय किया कि अब ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म होगी। रंगी माई ने अपनी मर्जी से अकातारेवा के बेटे से विवाह करने का फैसला किया। ये सिर्फ दो कबीलों की शादी नहीं थी, ये दो दुश्मन कबीलों के एक होने की शुरुआत थी। अब दोनों कबीले मिलकर एक नया और मजबूत माओरी समुदाय बन गए। 4 साल बीत गए। अब साल 1834 था। इस बीच माओरी लोग पहले से कहीं ज्यादा संगठित और ताकतवर हो चुके थे। उधर ब्रिटिश सेना ने फैसला किया कि न्यूजीलैंड के सभी बड़े बंदरगाहों पर उनका सीधा कब्जा होगा। एक दिन एपवर्थ की बंदरगाह पर ब्रिटिश नौसेना का एक बहुत बड़ा जंगी जहाज आकर रुका। उसमें से कई बड़े अधिकारी और सैनिक नीचे उतरे। उनके हाथ में सरकारी कागज थे। वो सीधे माओरी नेताओं के पास पहुंचे। उनके अधिकारी ने ऊंची आवाज में कहा, आज से ये इलाका ब्रिटिश सरकार के अधिकार में है। यहाँ व्यापार करने वाले सभी लोगों को टैक्स देना होगा। इतना सुनते सामने से सैकड़ों माओरी योद्धा दिखाई दिए। वो पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था। सबसे आगे एक आदमी चल रहा था। उसे देखते ही ब्रिटिश अधिकारी हैरान हो गए। वो थॉमस मुनरो था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं दिखता था क्योंकि उसने ब्रिटिश कपड़े छोड़ दिए थे। वो माओरी लोगों के पारंपरिक वस्त्र पहने हुए था। उसके चेहरे पर माओरी संस्कृति का पवित्र तामुको बना हुआ था। अब वो सिर्फ एक मिशनरी नहीं था, वो माओरी लोगों का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन चुका था। ब्रिटिश जनरल ने हैरानी से पूछा, मुनरो तुमने क्या कर लिया? तुम तो ब्रिटिश नागरिक हो। मुनरो मुस्कुराया, फिर उसने शांत आवाज में कहा, हाँ, मैं ब्रिटिश पैदा हुआ था, लेकिन इंसानियत ने मुझे यहाँ का बना दिया। अधिकारी ने सरकारी कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, हम यहाँ ब्रिटिश कानून लागू करने आए हैं। मुनरो ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बिना घबराए हुए जवाब दिया, ये जमीन आपकी नहीं है, ये माओरी लोगों की है। अगर आपके जहाज यहाँ व्यापार करना चाहते हैं तो नियम हमारे होंगे, टैक्स भी आप देंगे। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। जनरल ने चारों तरफ देखा। पहाड़ियों पर सैकड़ों माओरी योद्धा बंदूक लिए खड़े थे। जनरल को समझ में आ गया कि ये वही पुराने बिखरे हुए कबीले नहीं है जिनके बारे में उसे पता था। अगर उसने जबरदस्ती की तो भारी नुकसान होगा। आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। उसने समझौते पर हस्ताक्षर किए और अपने सैनिकों को लौटने का आदेश दे दिया। ब्रिटिश जहाज धीरे धीरे बंदरगाह से दूर चला गया। मुनरो एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर खड़ा हो गया। उसके सामने विशाल नीला समंदर था। ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर बाद रंगी माई अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर उसके पास आई। दोनों बिना कुछ बोले दूर तक समंदर को देखते रहे। 4 साल पहले मुनरो इस धरती पर अपने अतीत से भाग कर आया था। उसे लगता था कि उसके पाप कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आज उसे समझ में आ गया था कि इंसान अपने पुराने गुनाहों को मिटा तो नहीं सकता, मगर अच्छे काम करके दूसरों की जिंदगी जरूर बदल सकता है। जिस इंसान ने कभी युद्ध में अपनी आत्मा खो दी थी, उसी ने अब 2 दुश्मन कबीलों को एक कर दिया था। उसे अब शांति किसी इमारत या किताब में नहीं, बल्कि इंसानियत, भरोसे और अपने कर्मों में मिल चुकी थी। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।